G20 समिट को लेकर एक बहुत ही मजे की खबर निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में G20 समिट के लिए भारत आए डेलीगेशन अब हिंदुस्तानी बैंक के बगैर पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी और यूपीआई के जरिए। इससे पहले भी हमने देखा कि जर्मन के एक मिनिस्टर यूपीआई के जरिए भारत में हमें शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए जा रहा है, जो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है। आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान मजीद इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। वो 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन, पहली बात तो ये कि अरेंजमेंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, बड़ा स्मूथ हुआ। ऐसे होंगे और मॉरिशस के वज़ीर आज़म भी होंगे और इस तरह की चीज़ें भी होंगी। आज आप देखें कि आज कल रात जो कुछ बर्फ़ पिघली है, जिसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज एबल इनफ एंड आयशा, एक सबसे मज़े की खबर जो है वो जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे, इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं। उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप ये बात करें, उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा है, जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल, उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में, वो कहते हैं ना, रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो नो यस यस ही करवाते हैं वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ज़रूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, या वो मुझे बुला लें तो एक अलग बात है। लेकिन वाकई उनकी हमें सेंस की, उनकी जो उन्होंने जिस माइंड से चलाया है अपनी हुकूमत में, अगर ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया है, साबित किया खुद को, बिल्कुल साबित किया। ये नहीं कि उन्होंने अपने लिए फ़ायदा कोई सोचा, उन्होंने आवाम के लिए सोचा है। जो लोग अपनी इंसानियत जिंदा रखते हैं, अपने से कम तर का सोचते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कवल, आप क्या कहोगे, इस वक्त इंडिया का कल्चर दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया के 20 बड़े बड़ी बड़ी मौशियत, बड़े बड़े सरबराह इंजॉय कर रहे हैं, पूरा इंडिया इस वक्त जगमग जगमग कर रहा है और पूरी दुनिया इंडिया की चमक को देख रहा है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रहा है कि 20 बड़ी इकोनॉमीज आज इंडिया के अंदर बैठी मीटिंग्स कर रही हैं, फ्यूचर प्लान्स बना रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की रंगीनियों में बिल्कुल खो चुका है और उन रंगीनियों को जो है वो हर तरह से इंजॉय करना चाहता है। अगर उनके कल्चर की बात की जाए तो कल्चर तो लिटरली मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक उनके कपड़ों से लेकर, उनकी ज्वेलरी से लेकर, उनका ईच एंड एवरीथिंग सेटअप। सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, द वे दे आर वेलकमिंग ऑल द गेस्ट आर जस्ट अमेजिंग। और अगर बात की सक्सेसफुल इनफ कि वो उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और उनकी जो बेटी हैं वो बाइडेन के साथ तस्वीरें बनवा रही हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और नॉर्मली ये दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड पॉसिबल बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा टफ था। और अगर आप देखें तो एक तस्वीर है इसमें, मैं इफ़ आई कैन शो यू गाइस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी मौजूद हैं और वो पीछे से देख रहे हैं कि भाई ये क्या जो है ना, ये चीज़ें चल रही हैं और ये क्या हो रहा है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है कि एक तो इंडिया ने बांग्लादेश को करीब कर दिया अमेरिका के, और इनके दरमियान जो मसाइल थे
उनको भी कर रहे हैं। अब होता यह है कि अमेरिका कहता है कि जो बांग्लादेश है वो अपनी एलीट पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करता है, और जो ओपिनियन जो लार्जली जो जिसे बोलते हैं एक इनकी रैपिड एक्शन बटालियन है उसको भी इस्तेमाल करता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। अमेरिका ने इनके खिलाफ सैंक्शंस भी की, और जिस तरह चाइना, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उन्होंने की, और इंडिया के बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी हुई, जहां पे उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टनर तो हैं पर ये चीज़ें भी हैं मौजूद हैं। सो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहीं ना कहीं पे इनको इकट्ठा किया और कहा है कि नहीं आप ऐसे ना करें, और ये जो आपने बांग्लादेश की जो रैपिड एक्शन बटालियन है, रैप जिसे कहा जाता है, इसको जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सही तौर पे किया गया है, बिकॉज उन्होंने 1200 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हुई हैं और कोई 200 के करीब इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं पिछले 20 सालों के दौरान। तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो मोदी साहब की मदद से अमेरिका के करीब होने में कामयाब हो चुका है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर चीज़ में उसको ले आते हैं, चाइना को ले आते हैं, और वो कहते हैं कि यार आप जो है ना चाइना कि ये ना बांग्लादेश में क्रीप इन कर जाए और ये इस तरह की चीज़ें ना हों। तो इस हवाले से उन्होंने, मेरा ख्याल है मोदी साहब ने बाइडेन को कन्विंस किया है। अब ये जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस है, ऑब्वियसली जिसमें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शेख हसीना वाजिद भी मौजूद हैं। सो इंडिया ने बहुत बड़ी मेन स्ट्रीमिंग की है बांग्लादेश की। अगर आप इसको देखें, करीब से देखें और इसको समझें, और बहुत सारे मुल्कों को इंडिया बायोफ्यूल अलायंस में बुला भी रहा है, जिसमें अगर आपको याद हो कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया था 2015 में पेरिस में, क्लीन एनर्जी के लिए और अफोर्डेबल सोलर एनर्जी के लिए। और इसी तरह इंडिया जो है वो एक मेरे ख्याल देयर इज़ एन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है जो इसमें काफ़ी काम कर रही है कि किस तरह जो बायोफ्यूल्स हैं इनसे जान छुड़ाई जा सकती है और 2050 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस पे चले जाएं। इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर भी है, और आप ये समझ लें कि अपना जो तकरीबन 85% जो क्रूड ऑयल भी जो इंपोर्ट करता है, उन्होंने रिसेंटली इसको बढ़ाया क्योंकि जो वो ऑयल रशिया से ले रहे थे। इस मौक़ों पर हमेशा कोई ना कोई गुफअप हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कोई गुफअप नहीं हुआ, ठीक है ना। सारे वो जो इस्तकबाल और क़याम और तवाम, अभी तक पहला दिन जो सारा वो बड़ा स्मूथ किया, और मुलाकातें सब बायलैटरल समिट्स हो। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात हुई वो ये कि जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, और जॉइंट कम्युनिके कह दें या उसको डिक्लेरेशन कह दें, G20 का वो आ गया। लेकिन उस की खूबी जो है, उसकी खूबी आप कह लें या उसमें अजीब सी बात जो है वो ये है कि उसमें कहीं पर भी रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं है। चाइना का तो नाम ही नहीं है चाइना का तो नाम ही नहीं है, और रशिया के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। और इसमें जो है ना, इसमें हैं ये हैं 83 पेजेस हैं, और ये जो है ये इसके 37 पेजेस है, में 83 पैराग्राफ्स हैं। अगर इसको देखें ना, ये मैं अगर हम इसको दिखा सकें तो इसमें जो है वो यहाँ पर इसमें अच्छा, पिछले साल इसमें मजम्मत हुई थी रशिया की, और ये भी कहा गया था कि फौज की वापसी यूक्रेन के हवाले से। लेकिन इस बार जो है वो इसमें नाम ही जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है वो बस ये है कि यूक्रेन में पीस होना चाहिए और वहाँ पर अमन होना चाहिए, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये इस पे ब्लूमबर्ग ने बड़ा अच्छा अभी स्टोरी दी है ना इसके एलामिया के ऊपर। उसने कहा G20 लीडर्स रीच डील ऑन वर्डिंग फॉर रशिया वॉर इन यूक्रेन, और फिर उसके बाद उन्होंने नीचे बताया है इसमें कि द लाइन इन द वॉल टेक्स्ट इज द मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर इज इन रिपीटेड दिस ईयर। पिछले साल वाली बातें इसमें है ही नहीं। वी इंस्टेड हाईलाइट द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ये कि UN चार्टर के अंडर होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अनलाइक लास्ट ईयर जो है उसमें बात हुई थी
कि यूजिंग फोर्स इन फेवर ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये वो सारा इस बार सिर्फ ये कर दिया है कि अमन में होगा, अमन कायम किया जाएगा, यूएन के अंडर होगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमाकना करके।